नेक्स्ट, क्लिनिकल ट्रायल्स। सो क्लिनिकल ट्रायल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल फार्मेक का। सो इन क्लिनिकल ट्रायल्स कि हाउ द ड्रग अप्रूव्ड, कैसे ड्रग अप्रूव हो रही है, कैसे ड्रग मार्केट में आ रही है, क्या प्रोसेस है। सो इन क्लिनिकल ट्रायल्स विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि कैसे कैसे शुरुआत होती है, क्या है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर इज ड्रग डिस्कवरी। सबसे पहला पार्ट है द ड्रग डिस्कवरी कि कोई भी केमिकल है, उसकी ड्रग है, उसकी डिस्कवरी हुई। आफ्टर डिस्कवरी देयर इज ड्रग स्क्रीनिंग, उसका स्क्रीनिंग प्रोसेस है। बहुत सारे केमिकल्स को यूज कर करके देखते रहते हैं, उसमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं, उसको हम बोल रहे हैं ड्रग स्क्रीनिंग है। और ये सब लेबोरेटरी में टेस्टिंग चल रही है, अभी कोई क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी कोई ह्यूमंस में या कोई एनिमल्स में हम नहीं दे रहे हैं ड्रग को, इसकी स्क्रीनिंग चल रही है, लेबोरेटरीज में रिजल्ट्स देख रहे हैं टिश्यूज वगैरह पे कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। सो ड्रग स्क्रीनिंग। देन आफ्टर द स्क्रीन कि अब जो प्रोडक्ट आपके पास है उसको हम यूज करते हैं इन विट्रो टेस्टिंग इन द एनिमल्स। एनिमल टिश्यूज आप ले रहे हैं, एनिमल सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, उसमें फिर आपको इन विट्रो टेस्टिंग चल रही है। उसके बाद आएगी इन विवो स्टडीज। इन विवो स्टडीज इसको आप बोल रहे हैं एनिमल स्टडीज। एनिमल स्टडीज और एनिमल स्टडीज का मेन एम क्या है? इन विवो और एनिमल स्टडीज आवर मेन पर्पज इज टू नो अबाउट द सेफ्टी कि भैया ड्रग कितनी सेफ है। सो इन विवो और एनिमल स्टडीज वी चेक द सेफ्टी ऑफ द ड्रग, वी चेक द सेफ्टी ऑफ द ड्रग कि ड्रग सेफ है कि नहीं है, वो टेस्टिंग चल रही है एनिमल्स में। इसमें आप सब कुछ कर लेते हैं, टेराटोजेनिसिटी स्टडी भी कर लेते हैं कि प्रेग्नेंट एनिमल्स में देखे देखते हैं राइट कि टेराटोजेनिक है कि नहीं है। तो सारी जो सेफ्टी स्टडी है कि एक्यूट टॉक्सिसिटी क्या है, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी क्या है, टेराटोजेनिसिटी क्या है, सब कुछ चेक कर रहे हैं। सो एक्यूट टॉक्सिसिटी स्टडीज, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी, देन क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, क्रॉनिक यूज करके देखते हैं, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी स्टडी, देन टेराटोजेनिसिटी, टेराटोजेनिसिटी की टेराटोजेनिक है कि नहीं है वो चेक कर रहे हैं, कार्सिनोजेनिसिटी कि कार्सिनोजन तो नहीं है, कैंसर तो नहीं कर रही है, कार्सिनोजेनिसिटी, म्यूटाजेनिसिटी, म्यूटाजन तो नहीं है, म्यूटाजेनोसिटी। सो ऑल दीज स्टडीज आर डन इन द एनिमल्स। इतना सब कुछ प्रोसेस होने के बाद फिर उसके बाद आता है ह्यूमन स्टडीज। तो आप देख रहे हैं बड़ी सेफ्टी से काम चल रहा है। आप इन एनिमल स्टडीज जो आप परमिशन ले रहे हो वो एथिकल क्लियरेंस होना जरूरी है, एथिक्स कमेटी की परमिशन मस्ट है। सो ऑलवेज फॉलो द एथिकल गाइडलाइंस। सो एथिक्स कमेटी परमिशन इज ऑलवेज नेसेसरी, ethics committee permission is always necessary whether it is animal study or human studies, so it is always required definitely। ethics committee अलग अलग है, यहाँ पे आपको एनिमल एथिक्स कमेटी, एनिमल एथिक्स कमेटी है, उसमें वेटनरी वाले लोग होंगे, उसमें जो है एनिमल से रिलेटेड जो हैं वो लोग हो रहे हैं जिनको एनिमल्स के बारे में नॉलेज है राइट, और जो एथिक्स को समझते हैं। तो वो हो गया एनिमल स्टडीज़ के लिए अलग गाइडलाइंस हैं, ह्यूमंस के अलग गाइडलाइंस हैं। तो ये हो गया आपको कि यू टेक द परमिशन फ्रॉम द एनिमल एथिक्स कमेटी, यू स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट, सब कुछ सही चला। नाउ सपोज इट इज सक्सेसफुल, इट इज गिविंग द गुड रिजल्ट्स, देन यू कैन स्टार्ट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंड दैट इज क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ द ड्रग। क्लिनिकल टेस्टिंग जिसको कि आप बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल ऑफ द ड्रग। तो ये जो पहले की स्टडी है, जो इन विवो स्टडीज़ हैं, जो इन विट्रो स्टडीज़ हैं, जो टिश्यूज़ पे चल रही थी और एनिमल्स पे अपने स्टडी की, इनको हम कंबाइंडली बोल देते हैं प्री क्लिनिकल स्टडीज़। दीज आर कंबाइंडली कॉल्ड एज प्री क्लिनिकल स्टडीज़। सो प्री क्लिनिकल स्टडीज़ पहले करेंगे, अगर सक्सेसफुल है तो फिर आप क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए प्रोसीड करेंगे। क्लिनिकल स्टडीज़ के लिए आपको परमिशन लेनी है किससे, वो अलग है, एनिमल स्टडीज़ की परमिशन अलग प्रोसेस है।
एनिमल स्टडीज़ में हमने बताया कि एथिक्स कमेटी से आप परमिशन लीजिए और गाइडलाइंस फॉलो करनी है आपको CPSCA गाइडलाइंस, CPSCA गाइडलाइंस, राइट, ये आपको फॉलो करनी है CPSCA गाइडलाइंस। ये कौन सी गाइडलाइंस है? दीज आर द गाइडलाइंस फॉर एनिमल स्टडीज। इट इज द कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन, कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट इन द एनिमल्स। सो इट इज ए कमेटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन, कंट्रोल भी कर रही है, सुपरवाइज भी कर रही है, फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑन द एनिमल्स। ये गाइडलाइंस है अंडर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, अंडर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री। ये सब आपको गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी वेबसाइट पे, वो आपको फॉलो करनी है। अब आपने डेटा कलेक्ट कर लिए, जितने भी डेटा आपने कलेक्ट किए ये सारे डेटा आपको यूज आएंगे, काम आएंगे क्लिनिकल टेस्टिंग की परमिशन के लिए। क्लिनिकल टेस्टिंग की अगर हम बात करें, क्लिनिकल ट्रायल्स की बात करें, तो वी हैव टू सबमिट एप्लीकेशन। सो फॉर क्लिनिकल टेस्टिंग वी हैव टू सबमिट द एप्लीकेशन, सबमिट द एप्लीकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सबमिट द एप्लीकेशन टू सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, CLA, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। हमें लाइसेंस लेना है, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अगर आपको ट्रायल करना है तो CLA पे अप्रोच करना पड़ेगा, स्टेट अथॉरिटी नहीं दे सकती आपको परमिशन। तो सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी अगर हम बात करें US की, तो यूनाइटेड स्टेट्स दे हैव द FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द US। अगर इंडिया की बात करें, इन इंडिया वी हैव द CDSCO, इंपॉर्टेंट है CDSCO। दिस इज द लाइसेंसिंग अथॉरिटी, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन इंडिया। इट इज द सेंटर फॉर ड्रग स्क्रीनिंग एंड कंट्रोल organization. So it is the organization for drug screening and control, कि ड्रग को स्क्रीन कर रहे हैं, ड्रग को कंट्रोल के लिए ऑर्गेनाइजेशन है CDSCO, which is the authority, right? CDSCO is an organization. In CDSCO we have the DCGI. What is the DCGI? DCGI is the Drugs Controller General of India. It is the Drugs Controller General of India. तो you have to approach the DCGI, वहाँ पे आपको एप्लीकेशन लगानी है CDSCO ऑफिस में। DCGI will give the permission for the clinical trial। अब आपने इसके लिए फॉर्म फिल करना है। अभी नए रूल्स आ गए, NDCT रूल्स, उसके हिसाब से आपको फॉर्म्स अलग हो गए। पहले 44 था, अभी CT04 फॉर्म है। तो एज पर द न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, ये नए रूल्स हैं। एज पर द न्यू ड्रग क्लिनिकल ट्रायल रूल्स इन 2019, फॉर परमिशन वी हैव टू फिल द CT04 क्लिनिकल ट्रायल 04 फॉर्म टू गेट द परमिशन। और इस फॉर्म में आपको कौन से डेटा फिल करने पड़ेंगे? इसमें आपको डेटा फिल करने हैं एनिमल टेस्टिंग डेटा। एनिमल टेस्टिंग के जो डेटा हैं ये आपको फिल करने हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। क्या बोल रहे हैं इसको? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। वी वांट टू इन्वेस्टिगेट ए न्यू ड्रग। कौन सा फॉर्म है? CT04। कौन से डेटा फिल करने? एनिमल टेस्टिंग डेटा, राइट। आपने CDSCO पे ये फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म अप्लाई करना है। क्या साथ में आपको देना पड़ेगा? एथिक्स कमेटी। क्या आप एथिक्स कमेटी से परमिशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? जो कि मस्ट है। सो एथिक्स कमेटी अप्रूवल, एथिक्स कमेटी अप्रूवल। आई टोल्ड कि एथिक्स कमेटी के बगैर अप्रूवल के कुछ नहीं होगा। एथिक्स कमेटी अप्रूवल लेना आपको, जो कि इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी है वो, या अगर इंस्टीट्यूट पे नहीं है तो फिर यू कैन कॉल द इंडिपेंडेंट एथिक्स कमेटी। बट एथिक्स कमेटी जो है वो भी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, राइट। प्रॉपर रजिस्टर्ड एथिक्स कमेटी होगी, वो आप जो है उससे परमिशन लेंगे। तो एथिक्स कमेटी से अप्रूवल है आपके पास।
एनिमल टेस्टिंग के डाटा आपने फिल कर दिए, अब आपने सबमिट कर दिया, राइट। अगर आपको आपका जो प्रोडक्ट है अगर इंडियन प्रोडक्ट है, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड है, इंडिया में ही रिसर्च हुआ है, तो विद इन 30 डेज आपको परमिशन मिल जाएगा। अगर 30 डेज में परमिशन नहीं मिल रहा है तो भी समझो, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया तो समझो कि आपको परमिशन मिल चुका है, आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपका रिजेक्ट होएगा तो आपके पास इंफॉर्मेशन आएगा। अगर इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है तो फिर 90 डेज का टाइम है। सो द टाइम लिमिट, सो यू अप्लाई फॉर द permission, the time limit for Indian products, इंडियन प्रोडक्ट के लिए टाइम लिमिट है 30 डेज मैक्सिमम, उससे पहले ही मिल जाएगा। एंड नोट द इंडियन प्रोडक्ट मीन्स अदर कंट्री। तो अदर कंट्रीज की अगर हम बात कर रहे हैं देन द टाइम लिमिट इज 90 डेज। लेकिन इंडिया में अगर 30 डेज के लिए आपको परमिशन नहीं भी मिला है तो भी यू कैन स्टार्ट द ट्रायल, बिकॉज वो डीम्ड अप्रूवल है। मान के चलते हैं कि 30 डेज में अगर आपको रिजेक्ट नहीं किया तो आपकी ड्रग अप्रूव्ड है। बट अदर कंट्रीज की ड्रग के लिए ऐसा नहीं है। वहां पे अगर 90 डेज में अगर आपको कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो भी आप ये नहीं मान सकते कि अप्रूव्ड हो गई, तो आपको अप्रोच करना पड़ेगा, राइट, कि भाई क्यों अप्रूव नहीं हुआ अभी तक। आप अपनी मर्जी से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया टाइम लिमिट फॉर द अप्रूवल। अप्रूवल क्या? टू स्टार्ट द क्लिनिकल ट्रायल, उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इफ यू आर कंडक्टिंग ए क्लिनिकल ट्रायल इन इंडिया, द क्लिनिकल ट्रायल शुड बी रजिस्टर्ड, CTRI, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया मेंटेन्ड बाय ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो CTRI में आपको रजिस्टर कराना है। सो रजिस्ट्री इज मस्ट, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री। सो रजिस्ट्री ऑफ एवरी ट्रायल इज मस्ट है, वेदर इट इज इंस्टीट्यूशनल ट्रायल, एकेडमिक ट्रायल, इंडस्ट्रियल ट्रायल, किसी भी टाइप का ट्रायल है, कोई भी रिसर्च है, इट हैज टू बी रजिस्टर्ड। इंपॉर्टेंट हो गया। अब सपोज कि यू गॉट द परमिशन, आपको परमिशन मिल गया कि आप क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं, एथिक्स कमेटी का आपके पास अप्रूवल है, यू स्टार्टेड द क्लिनिकल ट्रायल। तो सबसे पहले फेज वाइज वी हैव टू कंडक्ट। सो सबसे पहले फेज वन क्लिनिकल ट्रायल। इन फेज वन क्लिनिकल ट्रायल it is also called as non-therapeutic phase. non-therapeutic phase है। in non-therapeutic phase there is no need of patients, so you can enroll the normal healthy persons. And less than 100 number is sufficient. What is the aim? The aim of phase 1 is to know about the human pharmacokinetic data, क्योंकि फर्स्ट टाइम ह्यूमंस में यूज हो रही है ड्रग, तो वी नीड द फार्माकोकाइनेटिक डेटा। ऑलरेडी हमने पढ़ा है फार्माकोकाइनेटिक क्या है। एंड सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, हम देख रहे हैं कि कितनी डोज सेफ है, तो सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी, कितना डोज टॉलरेट कर सकता है, राइट। सो हेल्दी पर्सन में आपने यूज करना है फार्माकोकाइनेटिक डेटा कलेक्ट करने, सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी चेक करनी है। सो बाय दिस यू कैन गेट द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। दैट इज कॉल्ड एज MTD। सो मैक्सिमम टॉलरेबल डोज कौन से फेज में? फेज 1 में। फेज 1 है, नॉन थेरेपेटिक फेज है, आपने स्टार्ट किया और इससे ये आपको मिला। क्या यहाँ पे कोई ब्लाइंडिंग प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं? ब्लाइंडिंग प्रोसेस यूज नहीं कर रहे हैं, नॉन ब्लाइंडिंग है। मीन्स जिसको दवाई दे रहे हैं उसको भी पता है और जो दवाई दे रहा है उसको भी पता है। सो नॉन ब्लाइंडिंग अप्रोच। एंड कोई कंट्रोल ग्रुप की जरूरत नहीं है, नो कंट्रोल ग्रुप, क्योंकि हम तो सिंपली देख रहे हैं कि उस ड्रग का क्या इफेक्ट आ रहा है,
कितनी सेफ है, कितनी टॉलरेबल है, फार्माकोकाइनेटिक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सिंपल, दैट इज द फर्स्ट प्रोसेस, प्रीलिमिनरी प्रोसेस, जो कि फेज 1 में हमने स्टार्ट कर दिया। आफ्टर दिस, सपोज कि आपको सही लग रहा है, देन यू प्रोसीड फॉर द फेज 2। यू प्रोसीड फॉर द फेज 2। इन फेज 2 it is called as therapeutic exploratory phase। therapeutic exploratory phase कि we want to explore the therapeutic effect। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे you need to enroll the patients। patients enroll करने, कितने patients? in hundreds। हंड्रेड्स में आपके पास पेशेंट्स होंगे, 200, 300, 500, सो 200 to 500 पेशेंट्स आपने ले लिए। दिस सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट, इट शुड बी रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन होगा उतना बेटर होगा, राइट। बायस आप अवॉइड कर सकते हो रेंडमाइजेशन प्रोसेस से, सिलेक्शन प्रोसेस से यू कैन अवॉइड द सिलेक्शन बायस। तो पेशेंट आपने ले लिए थ्रू द रेंडमाइजेशन प्रोसेस। अब आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल चेक, यहाँ पे आप चेक करेंगे कि ड्रग का दो चीज है यहाँ पे, फेज 2A एंड 2B। 2A को हम बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, कि जो हमने कॉन्सेप्ट लेके चले थे कि इस ड्रग से ब्लड शुगर कंट्रोल हो रहा है, डायबिटीज में यूज कर सकते हैं, तो वास्तव में ब्लड शुगर कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट स्टडी, दैट इज फेज 2A, मीन्स वी वांट टू चेक द एफिकेसी ऑफ द ड्रग। क्या पता चल रहा है इससे एफिकेसी पता चल रही है। और फेज 2B, इन फेज 2B द डोज रेंज, कितने से कितनी रेंज तक इस ड्रग को आप यूज कर सकते हो। सो डोज रेंज मीन्स कितनी डोज में ड्रग इफेक्ट अच्छे से आ रहा है और कितनी डोज तक इसकी टॉक्सिसिटी है। तो एक रेंज आपने बना ली, मीन्स मिनिमम इफेक्टिव डोज टू मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। अब देखिए मैक्सिमम टॉलरेबल डोज आपको ऑलरेडी पता है, कहां से, फेज 1 से। सो मिनिमम इफेक्टिव डोज टू मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, ये आपने रेंज अब पता कर ली। लेकिन अगर आपसे पूछें सिंपली कि मैक्सिमम टॉलरेबल डोज कौन से फेज में, फेज 1। फेज 1 में पता कर ली हमने, यहां पे तो हमने एक रेंज सेट कर दी। सो यहां पे दो चीज आपको पता चली कि एफिकेसी और डोज रेंज, किस रेंज तक आप यूज कर सकते हैं, कहां से कहां तक। तो ये हो गया फेज 2। याद रखना मैक्सिमम फेलियर रेट इन क्लिनिकल ट्रायल दैट इज सीन इन द फेज 2। मैक्सिमम फेलियर रेट्स है। इसमें कंट्रोल ग्रुप लेना है नहीं लेना है, ब्लाइंडिंग करनी है नहीं करनी है, यस। सो यहाँ पे मोस्टली सिंगल ब्लाइंडिंग पेशेंट्स को नहीं पता होता है। सिंगल ब्लाइंडिंग जो एनरोल कर रहे हैं उसको नहीं पता है, राइट। जो एनरोल कर रहा है वो उसको पता है, सिंगल ब्लाइंडिंग होती है। एंड कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे आप रख सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए, कंट्रोल ग्रुप। ये हो गया आपका फेज 2। अब आता है फेज 3। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल। इन फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थेराप्यूटिक री-एक्सप्लोरेटरी फेज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी फेज। री-एक्सप्लोरेटरी और थेराप्यूटिक कन्फर्मेटरी, कि अब आप री एक्सप्लोर कर रहे हैं और कंफर्म कर रहे हैं द डेटा विच यू कलेक्टेड इन द फेज 1 एंड फेज 2। तो 1 और 2 में आपने कलेक्ट किया, उसको कंफर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पेशेंट्स चाहिए, डेफिनेटली कितने पेशेंट्स चाहिए, फेज 2 से ज़्यादा, मोर देन फेज 2। सो मोर इन नंबर, so in thousands you have to take the patients, definitely more than phase 2. So it could be 2000, it could be 3000, 5000 like this. Suppose कि इतने patients नहीं है at one center, then it could be multicentric. आप कई सारे सेंटर्स पे ट्रायल एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। इट कुड बी मल्टीनेशनल ट्रायल, जैसे आप देख रहे हैं कि कोविड में मल्टीनेशनल ट्रायल चल रहा है, WHO मल्टीनेशनल ट्रायल कर रहा है, अलग अलग कंट्रीज में एक साथ ट्रायल चल रहा है। सो मल्टीसेंट्रिक मल्टीनेशनल क्लिनिकल ट्रायल।
right? What is the aim of phase 3? Is to confirm the efficacy and safety. Confirm the efficacy and safety. Confirm कर रहे हैं, so confirmation of efficacy and safety. फेज 1 2 में हमने कर लिया, अभी कंफर्म कर रहे हैं, इसलिए ये बहुत क्रूशियल पार्ट है. अगर यहाँ कंफर्म कर ली तो ही ड्रग अप्रूव होगी, कंफर्म नहीं किया तो ड्रग अप्रूव नहीं होगा. तो कंफर्मेशन करना है इसमें. कंट्रोल ग्रुप रखना चाहिए, यस, कंट्रोल ग्रुप इज मस्ट, देन ओनली यू कैन कंपेयर. सो कंट्रोल ग्रुप रखना है. इन कंट्रोल ग्रुप इट कुड बी वन कंट्रोल ग्रुप, इट कुड बी मोर देन वन कंट्रोल ग्रुप. एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी कंट्रोल ग्रुप हो सकते हैं. एक ग्रुप को आप दीजिए स्टैंडर्ड ड्रग, दूसरे को दीजिए आप जो है ये वाली ड्रग, या फिर दो अगर कंट्रोल है तो उन दोनों को जो ओल्डर ड्रग्स हैं उनका स्टैंडर्ड दीजिए और तीसरे में आप दीजिए न्यू ड्रग, देन यू कैन कंपेयर. तो कंट्रोल ग्रुप इज मस्ट फॉर कंपेरिजन. कंट्रोल ग्रुप में आप प्लेसिबो भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई ड्रग नहीं है तो प्लेसिबोज देख के देखिए कि प्लेसिबो के कंपेरिजन में कितना इफेक्ट आ रहा है, बिकॉज हमारे पास कोई ड्रग नहीं है उस चीज़ के लिए. लेकिन अगर ड्रग ऑलरेडी अवेलेबल है तो प्लेसिबो देना अनएथिकल होगा, तो फिर प्लेसिबो यूज नहीं कर सकते हो आप. देन डबल ब्लाइंडिंग अप्रोच होनी चाहिए. डबल ब्लाइंडिंग, डबल ब्लाइंडिंग का क्या फायदा है? डबल ब्लाइंडिंग से बायस की पॉसिबिलिटी कम हो गया. और रेंडमाइजेशन है तो रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, आरसीटी स्टडी जो होगी दैट इज बेस्ट. रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल इज द बेस्ट टाइप ऑफ स्टडी. तो आरसीटी करिए, डबल ब्लाइंडिंग अप्रोच रखिए, कंट्रोल ग्रुप रखिए और कंफर्म करिए एफिकेसी एंड सेफ्टी. दैट इज फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल. दैट इज फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल. अगर ये भी आपका सक्सेसफुल है देन यू कैन प्रोसीड फॉर अप्रूवल, मार्केट अप्रूवल. इसके बाद का प्रोसेस है कि यू सबमिट द एनडीए, एनडीए सबमिशन. यू सबमिट द एनडीए. व्हाट इज एनडीए सबमिशन? न्यू ड्रग एप्लीकेशन. व्हाट वाज द application before starting the trial? IND, investigational new drug. This is NDA, new drug application. So NDA submission to CLA, Central Licensing Authority. I already told CDSCO, DCGI in India, FDA in US, Central Licensing Authority. You can get the permission or you can deny. You can be denied. So approval, yes और नो, बेस्ड ऑन योर डेटाज. कौन से डेटा आपको सबमिट करने? तो टू सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी द डेटा सबमिशन फेज 1 2 एंड 3 डेटाज. तो जो भी आपने डेटा कलेक्ट किए फेज 1 2 3 में, कंप्लीट डेटा आपको सबमिट करने, वो रिव्यू करेंगे एंड देन दे विल डिसाइड कि यस और नो. अगर आपको परमिशन मिल गया सो इट इज द मार्केट अप्रूवल. सो लॉन्च द ड्रग इन द मार्केट, लॉन्च द ड्रग इन मार्केट बिकॉज यू गॉट द मार्केट अप्रूवल, राइट. अगर नहीं मिला तो जो भी कमी है वो पूरी करके आप उसके हिसाब से आगे का प्रोसेस करिए. सो दिस इज द प्रोसेस, द ड्रग कम्स टू द मार्केट. अब अगर ड्रग मार्केट में आ भी गई तो भी प्रोसेस बंद नहीं हुआ है, बिकॉज आपको सीडीएससीओ ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पे परमिशन दिया है कि आपको परमिशन है, लेकिन अभी भी आप हमें डाटा सबमिट करेंगे आगे के लिए कि सेफ्टी रिपोर्ट्स आपको सबमिट करनी है. सो द परमिशन इज कंडीशनल. सो आफ्टर दैट यू हैव टू डू द फेज 4. फेज 4, व्हाट इज फेज 4? सो पहले तो फेज 4 सिर्फ सर्विलेंस था. जो अभी नए रूल्स हैं उनके हिसाब से फेज 4 में दो चीज है. इन फेज 4 सिंपली यू आर डूइंग द सर्विलेंस और यू आर कंडक्टिंग ए ट्रायल. सो फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस. फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस मीन्स यू आर डूइंग द सर्विलेंस. इट इज नॉट द क्लिनिकल ट्रायल. फॉर सर्विलेंस नो नीड टू गेट द परमिशन. नो CLA, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी परमिशन रिक्वायर्ड फॉर दैट. इसके लिए कोई आपसे परमिशन नहीं मांग रहा है. नो CLA परमिशन रिक्वायर्ड. सेकंड, नो एथिकल कमेटी, नो एथिकल कमेटी परमिशन रिक्वायर्ड.
एथिकल कमेटी की परमिशन भी नहीं चाहिए यहाँ पे। सो इट इज सिंपली पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। सो व्हाट इज द एम? द एम इज वी वांट टू नो अबाउट द रेयर साइड इफेक्ट। ये भी तो हो सकता है कि कोई साइड इफेक्ट ट्रायल पे नहीं मिला, बाद में पता चले, या वी वांट टू नो अबाउट द साइड इफेक्ट ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज और लॉन्ग टर्म यूज। सो साइड इफेक्ट, रेयर साइड इफेक्ट और साइड इफेक्ट ऑन प्रोलॉन्ग्ड यूज, ये फेज 4 पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस में एम है। और ये क्यों जरूरी है? बिकॉज वी हैव टू सबमिट द पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट्स। पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट्स हैज टू बी सबमिटेड टू सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। सीएलए ने आपको परमिशन दे दिया कि आप हमें सेफ्टी रिपोर्ट्स भेजते रहना, आपका अप्रूवल हो चुका है, राइट। पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट्स हैं, स्टार्टिंग में 6 मंथ पे भेजनी है, बाद में एनुअली, फिर धीरे धीरे आपको कम कर देनी है। सो पीरियोडिक सेफ्टी रिपोर्ट्स हैं। द सेकेंड पॉसिबिलिटी इज फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल, फेज 4 में 2 चीज हैं, या तो मार्केटिंग सर्विलेंस है या फिर क्लिनिकल ट्रायल। ये किस में करना है? द फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल फॉर द स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक ग्रुप, स्पेसिफिक पॉपुलेशन। सपोज कि अभी आपने जब टेस्टिंग किया था उस टाइम पे तो आपने प्रेग्नेंट लेडीज को एनरोल नहीं किया, अभी आप इसमें ले सकते हो प्रेग्नेंट पॉपुलेशन, क्योंकि ड्रग ऑलरेडी अप्रूव्ड है, हमें उसके बारे में सब कुछ पता है, अभी एथिकल कमेटी से परमिशन लेना आसान है। सपोज कि चिल्ड्रन, सपोज कि कोई जेरिट्रिक पॉपुलेशन, सपोज कि कोई रीनल फेलियर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट्स, लिवर डिजीज पेशेंट्स, तो जो भी स्पेसिफिक पॉपुलेशन है आप उस पर ट्रायल करना चाह रहे हैं, तो वो है फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल। इसके लिए आपको एथिकल कमेटी की परमिशन चाहिए, यस, यू नीड द परमिशन। सो ऑल द परमिशंस रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे यू नीड द परमिशन, सो परमिशन रिक्वायर्ड। यहाँ पे आपको एफडीए को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा या सीएलए को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एथिक्स कमेटी से भी परमिशन लेना पड़ेगा फॉर दिस क्लिनिकल ट्रायल। सो दैट इज द फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल, राइट। तो ये प्रोसेस है क्लिनिकल ट्रायल का। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई कि जो कंपनीज हैं वो कहती है बहुत लेंथी प्रोसेस है और रिसर्च इतना हो रहा है, इतना पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि रिसर्च स्टार्ट किया और ट्रायल फेल हो गया। तो उसके लिए बीच में एक ऑप्शन आया, फेज 0 क्लिनिकल स्टडी स्टार्ट, फेज 0 स्टार्ट हुआ, फेज 0 टेस्टिंग स्टार्ट हुई। इट इज फेज 0 मीन्स बिफोर फेज 1, बिफोर फेज 1। what is the problem in phase 1 directly? Because many drugs, when we start the trial in the humans based on the animal testing, एनिमल डेटाज थे हमारे पास, उसके बेसिस पे हमने स्टार्ट किया बट रिजल्ट्स नहीं आए। सो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग द टाइम एंड मनी डायरेक्टली स्टार्टिंग द क्लिनिकल ट्रायल, वी कैन स्टार्ट द फेज 0 एंड दैट फेज 0 इज बिफोर फेज 1। किस में कर रहे हैं? ह्यूमंस में। ह्यूमंस में किस पे कर रहे हैं? हेल्दी पर्सन्स में, हेल्दी पर्सन्स में। व्हाट इज द बेसिकली रिक्वायरमेंट? वी यूज द माइक्रोडोज, माइक्रोडोज गिवन, माइक्रोडोज गिवन, रेडियो लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड, रेडियो लेबल्ड माइक्रोडोज आपने दे दिया। सो दैट रेडियो लेबल्ड क्यों है? क्योंकि आपने बहुत ही कम डोज दिया है, 1:100th डोज, जितना नॉर्मली चाहिए उससे आपने 100 गुना कम डोज दिया, तो उसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है, तो रेडियो लेबल्ड है ताकि आप उसको एग्जैक्टली मॉनिटर कर सकें। और इसमें क्या चेक कर रहे हैं? फार्माकोकाइनेटिक डाटा इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में हम चेक कर रहे हैं कि उस ड्रग का रोल है भी कि नहीं है, क्या कर रही है। सो फार्माकोकाइनेटिक डाटा इन द ह्यूमंस, दैट इज द रोल ऑफ फेज 1। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोडोजिंग स्टडीज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोडोजिंग studies. So this is phase 0 to avoid the burden of clinical trial, क्योंकि फेलियर रेट बहुत ज़्यादा थे। तो ये बात होगी क्लिनिकल ट्रायल्स के।